नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके नर्सिंग स्टडीज। आज की क्लास में हम बात करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है होम्योस्टेसिस, इसके बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी के अंदर इसकी क्या नीड होती है, कैसे ये अपना काम करता है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। और अगर इसके अंदर डिसरप्शन हो जाए तो बॉडी के अंदर अपने को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये सब अपन देखेंगे। तो अपन होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस एक अपनी बॉडी की डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फेज है। ठीक है, इसके अंदर अपनी बॉडी अपने आप को एक मेंटेन करके रखती है, अपने पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखती है, जिससे कि रेगुलेट कर सकती है वो अनइंटरप्टेड बॉडी प्रोसेसेस को। जो अपनी बॉडी की प्रोसेसेस है उनको बिना किसी भी डिसरप्शन के वो रेगुलेट कर सके। इसलिए तो होमियोस्टेसिस क्या है, इज द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बॉडी के इंटरनल जो अपना एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखती है। अगर अपने बॉडी के एक्सटर्नली कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो या इंटरनली कोई भी ऐसा कोई भी चेंज हो तो उससे बॉडी का जो सिस्टम है, जो बैलेंस है, वो डिस्टर्ब ना हो। इसको कौन मेंटेन करता है? होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, और इस प्रोसेस को अपन होमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ होमियोस्टेसिस की बात करें तो ये सबसे पहले किसने अपने को बताई थी थ्योरी होमियोस्टेसिस के बारे में कि ये क्या होता है। बॉडी के अंदर ऐसे एक सिस्टम होता है जो बॉडी के द्वारा सेल्फ मेंटेन सिस्टम होता है। इसके बारे में अपने को सबसे पहले बताया था क्लाउड बर्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। कब बताया था? 1865 के अंदर। और जो टर्म होम्योस्टेसिस है, जो होम्योस्टेसिस वर्ड है, वो सबसे पहले किसने यूज किया था? अपने वाल्टर ब्रेडफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, अपनी टर्म होम्योस्टेसिस को। ठीक है, कब किया था? 1926 के अंदर। तो होम्योस्टेसिस को थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया? क्लाउड बर्नार्ड ने 1865 में। और जो टर्म है, जो शब्द है होम्योस्टेसिस, इसको सबसे पहले यूज में कौन लाया? साइंटिस्ट वाल्टर ब्रेडफोर्ड 1926 के अंदर। तो ये जो अपन बात करें होम्योस्टेसिस वर्ड की, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। अपने पहला वर्ड है इसके अंदर होम्यो और दूसरा है स्टेसिस। ऐसे दो वर्ड से मिलकर अपना वर्ड बनता है होम्योस्टेसिस। तो इस वर्ड के मीनिंग से ही अपने को इसका पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्यो का मतलब होता है सेमनेस, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। मतलब कि बॉडी के अंदर जो बैलेंसिंग की जो फेज है, जो बैलेंसिंग की जो स्थिति है, उसको स्टैंडिंग स्टिल, उसको बनाए रखना क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है। जो जो बॉडी की जो बैलेंसिंग की स्टेट है उसको बनाए रखना क्या क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है। ये बॉडी के द्वारा सेल्फ मेंटेन होता है, बॉडी के द्वारा ये प्रोसेस खुद से करी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो अपना नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 to 110 mg पर 100 ml होता है। ठीक है, ब्लड में। तो अगर इसको मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी सेल्यूलर से लेकर सिस्टेमिक लेवल तक बॉडी पूरा योगदान करती है कि अपना जो नॉर्मल जो इसका रेंज है वो रेंज उसकी नॉर्मल मेंटेन रहे, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। कोई भी अगर कोई एक्यूट माइल्ड अगर कोई इन्फ्लुएंस अगर आता है तो बॉडी उसको अपने स्तर पे मेंटेन करती है। हाँ, अगर कोई बड़ा अगर कोई ऐसा इंसिडेंस अगर आता है, इसके अंदर कोई एक्सट्रीम डिसरप्शन अगर इसके अंदर देखने को मिलता है, तब जाके शायद होम्योस्टेसिस बॉडी खुद से मेंटेन नहीं कर पाती, तब अपने को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अपने को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बाकी नॉर्मली बॉडी खुद से प्रयास करती है कि अगर ऐसा कोई भी डिसरप्शन आए तो उसको वो खुद के लेवल पर, अपने बॉडी अपने लेवल के ऊपर उसको मेंटेन करे, और उस मेंटेनेंस को अपन क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, बात करें डिसरप्शन इन होम्योस्टेसिस। डिसरप्शन की बात की, अगर होम्योस्टेसिस के अंदर डिसरप्शन आता है तो कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस ऐसा इसके अंदर, या फिर कोई अपना साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर अपने को होम्योस्टेसिस के अंदर डिसरप्शन देखने को मिलता है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो अपने ब्रेन के अंदर एक वायरस की तरह काम करता है, जो ब्रेन को बहुत ज्यादा डिप्रेस करता है, जिससे कि ब्रेन की एक्टिविटीज डल हो जाती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अगर अपन कोई ले लेते हैं ऐसा। तो अगर अपन बात करें आगे डिसरप्शन इन होम्योस्टेसिस,
डिसरप्शन कब देखने को मिलेगा? कोई भी इंटरनली या कोई एक्सटर्नली कोई स्टिमुलस आएगा, या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर अपने को अपनी बॉडी के नॉर्मल स्टेट से कुछ ना कुछ इम्बेलेंस देखने को मिल सकता है। चाहे उसके किसी हार्मोनल लेवल पे बात करें, या किसी सिस्टमिक या सेल्यूलर लेवल पे, या किसी भी अपने मोलिकुलर लेवल पे अपन बात करें, तो वो अपने को चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर अपना डिस्ट्रप्शन या कोई भी चेंजेस अगर माइल्ड होता है, तो उसको अपनी बॉडी अपने स्तर के ऊपर उसको वापस से बैलेंस करने की ट्राई करती है। वही अपनी प्रोसेस होम्योस्टेसिस होती है। तो क्या होता है कि अगर कोई माइल्ड या कोई टेम्पररी अगर कोई स्टिमुलस है, तो उसको क्या है, बॉडी क्विकली रिस्टोर करती है अपने स्तर पर। उस रिस्टोर के अंदर अपना मोस्टली जो अपने बॉडी के सिस्टम यूज में आते हैं, वो है अपने एक तो अपना नर्वस सिस्टम और एक अपना एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम इस कोई भी अगर ऐसा कोई इम्बेलेंस या कोई डिसरप्शन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, तो ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करके और उसको वापस से बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो डिसरप्शन इन होम्योस्टेसिस के अंदर अपन लिखेंगे एनी इंटरनल, जैसे मैंने आपको बताया कोई इंटरनल और एक्सटर्नल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंटरप्ट द नॉर्मल बॉडी कंडीशन, या फिर नॉर्मल बॉडी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस या कोई इंटरनल स्टिमुलस अपना, या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अपनी क्या करती है इसके अंदर इंटरप्ट करती है, तो फिर क्या देखने को मिलता है? अगर ये भी लिख लीजिए, इफ डिसरप्शन इज माइल्ड, अगर माइल्ड और टेम्पररी होता है, कोई एक्यूट अगर इन्फ्लुएंस आता है इसके अंदर, देन बॉडी रिस्टोर द नॉर्मल बैलेंसिंग कंडीशन। अगर माइल्ड या टेम्पररी कोई इन्फ्लुएंस आता है, तो उसको क्या है, बॉडी वापस से रिस्टोर कर लेती है और नॉर्मल बैलेंसिंग की कंडीशन अपनी बना बना लेती है। तो अपन ने बात करी जो अपना नॉर्मली जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सेपरेटली काम करके और इस प्रोसेस को वापस से रिस्टोर करने के अंदर हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपना नर्वस सिस्टम होता है, वो अपने कोई भी अगर स्टिमुलस है तो उसको डिटेक्ट करता है, और क्या करता है, डिटेक्ट करके रेस्पॉन्स सेंड करता है किसको, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, और वो हार्मोन या कोई एंजाइम सीक्रेट करती है, वो जाके इफेक्ट करता है जो भी अपनी टारगेटेड लोकेशन होती है, जहां पर अपने को कोई भी डिस्टरबेंस देखने को मिला है बॉडी के अंदर, वहां पे वो हॉर्मोन्स जाके और रेस्पॉन्स करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं और वापस से उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। जो माइल्ड कंडीशन के अंदर है वो रिस्टोर कर लेते हैं। अगर कोई बहुत एक्सेसिव डिसरप्शन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो फेल भी हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये इसका एक फीडबैक सिस्टम होता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी का। तो ये फीडबैक सिस्टम तीन इसके कंपोनेंट होते हैं, उसके ऊपर काम करता है। जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है बॉडी की, तो इसका फीडबैक सिस्टम, जैसे कोई भी स्टिमुलस आया, तो उसका जो फीडबैक जो होता है, उसको वापस से बॉडी जो प्रयास करती है उसको दूर करने की, उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी उसको रिस्टोर करने की। तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है अपना, फर्स्ट कंपोनेंट अपना होता है रिसेप्टर।
दूसरा होता है अपना पहला कंपोनेंट तो अपना होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है अपना कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर। और तीसरा अपना होता है इफेक्टर। ऐसे अपने तीन फीडबैक सिस्टम होते हैं। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए, पहले पहले इनको हटा के आप इसके अंदर एक बार लिख लीजिए। बॉडी सेंड फीडबैक अगेंस्ट एनी स्टिमुलस। द feedback that change normal body condition। ऐसा स्टिमुलस जो बॉडी की नॉर्मल कंडीशंस के अंदर चेंज करेगा तो उसके अगेंस्ट क्या फीडबैक अपना शो करती है। द फीडबैक है थ्री कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट होते हैं फीडबैक के। पहला तो अपना होता है रिसेप्टर, दूसरा अपना होता है कंट्रोल सेंटर, और थर्ड अपना होता है इफेक्टर। ठीक है, तीन फीडबैक जो अपना सिस्टम है, जो होमियोस्टेसिस की प्रोसेस का जो फीडबैक जो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी देती है, तो उसके अंदर तीन इसके कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है अपना रिसेप्टर, सेकंड होता है कंट्रोल सेंटर, और थर्ड होता है अपना इफेक्टर। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं मैं आपको एक बार इसको सही से समझा देता हूँ। इसको समझना बहुत जरूरी है, नोट्स उतार लें ताकि आप आगे रिवीजन करें तो समझो, वो तो आपको एक बार पढ़ के वो समझ में वापस से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से गौर से समझे, क्योंकि इसका दिमाग में इसका जो सिस्टम है ये दिमाग में बैठना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे एग्जाम में आए ना आए, लेकिन इसको समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपन ने बात करी इसके फीडबैक सिस्टम के तीन कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट था अपना रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट की अपन बात करें रिसेप्टर। रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर होता है जो कहीं भी किसी भी ऑर्गन के अंदर जहां पर कोई डिसरप्शन आया है, नॉर्मल वैल्यूज के अंदर कोई अल्टरेशन आया है, तो वहां से जो उस चीज को नोटिस करके, ये एक सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है जो वहां से उस सेंस को लेकर कहाँ पे पहुंचाएगा? अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर। जो जो अपना कंट्रोल सेंटर है, जो क्या है, अपना ब्रेन या फिर अपना हाइपोथैलेमस, जो भी कंट्रोल सेंटर है उसके रिगार्डिंग, उसके पास ये उसको पहुंचाएगा। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे मॉनिटर चेंजेस इन कंट्रोल्ड कंडीशन। जो कंट्रोल्ड कंडीशन थी, जो बैलेंसिंग की कंडीशन थी, उसके अंदर कोई चेंज हुआ है तो उसको मॉनिटर करेगा इन कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड इनपुट। इनपुट सेंड करेगा कहाँ? इन कंट्रोल सेंटर। जो अपना कंट्रोल सेंटर है, उससे ऑर्गन के रिगार्डिंग, उस फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग, जो भी अपना कंट्रोल सेंटर है, उसको ये क्या भेजेगा? इनपुट भेजेगा कि भैया यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो गई है, यहाँ पर इस नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल फिजियोलॉजी में अल्टरेशन आया है, या फिर नॉर्मल एनाटॉमी में ये अल्टरेशन आया है उसकी में। ठीक है, तो ये कहाँ पे भेज देगा? अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर उस इनपुट को भेज देगा। अब आगे काम किसका आता है? दूसरा अपना आता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर का क्या काम है? जो रिसेप्टर ने जो इनपुट भेजा है,
जो रिसेप्टर ने जो सेंस भेजा है अपने कंट्रोल सेंटर को, उसको देखना और उसके मेंटेनेंस के लिए आउटपुट भेजना। तो ये क्या करेगा अपना, इसका क्या काम है, आउटपुट भेजेगा। कहां से, इनपुट पहले लिया है इसने रिसेप्टर से, और आउटपुट भेजेगा इफेक्टर के पास, ठीक है, जो वो इफेक्ट शो करेगा। इसमें अपन लिखेंगे इट इवेल्युएट द रिसीव्ड इनपुट एंड सेंड रेस्पॉन्स, या बोल सकते हैं अपन इसको इफेक्ट, ठीक है। इसने जो भी इनपुट आया उसको इवेल्युएट किया और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स इसने सेंड किया, इफेक्ट इसने सेंड किया कहाँ पे, अपने एंडोक्राइन सिस्टम को, या उसके रिगार्डिंग जो भी सिस्टम काम करेगा उसको इसने क्या भेजा, अपना रेस्पॉन्स भेजा, जिसको अपन बोलते हैं इफेक्ट। अब थर्ड अपन बात करें इफेक्टर की। इफेक्टर क्या होता है, जो कंट्रोल सेंटर ने जो रेस्पॉन्स दिया, इफेक्ट दिया, कोई भी हार्मोन सीक्रेट हुआ, तो वो जो टारगेटेड लोकेशन पे जाके और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, या तो उसके रिवर्स उसको काम करेगा, कि अगर बढ़ा है तो उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाएगा, या फिर उसको बढ़ा है तो उसको और बढ़ाएगा, जो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग होगा वैसे वो काम करेगा। तो अगर उसके रिवर्सली किसी स्टिमुलस के काम करेगा तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। और अगर उसके पॉजिटिवली काम करेगा, कि अगर कोई स्टिमुलस है, उसको उसने किसी की अपनी बॉडी की किसी प्रोसेस को बढ़ाया है और वो रेस्पॉन्स उसको और बढ़ाता है, तो वो होता है ना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अगर उसको काम करेगा तो उसको अपन बोलेंगे क्या, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ऐसे अपना जो होम्योस्टेसिस का फीडबैक सिस्टम है, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है अपना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, और एक होता है अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे रिसीव response from control center and send effect या आउटपुट, ठीक है, या तो इफेक्ट या जो आउटपुट आएगा उससे, ठीक है, दैट अल्टर्स द कंट्रोल कंडीशन। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा रेस्पॉन्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अपना सॉरी सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है, वहां से जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट सेंड करेगा, आउटपुट सेंड करेगा, जो कि अल्टर करेगा किसमें, कंट्रोल्ड कंडीशन, जो कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो अल्टरेशन हुआ है उसको कंट्रोल वो करेगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, इसको अपन एक डायग्रामेटिकली इसको एक बार समझते हैं, एक फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं, ये तीनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए, जो रेस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने भेजा, अगर वो रेस्पॉन्स, इफ ए रेस्पॉन्स रिवर्स द, अगर वो रिवर्स करता है स्टिमुलस को,
इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। क्या बताया इसमें कि इफ ए रेस्पॉन्स रिवर्स द ओरिजिनल स्टिमुलस, जो ओरिजिनल स्टिमुलस उसको अगर रिवर्स करता है, उसको मतलब कि अगर वो बढ़ रहा है तो कम करता है, अगर कम कर रहा है तो बढ़ाता है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ऐसे फीडबैक को क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब अपन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का अगर अपन एग्जांपल देखें तो इसका बहुत ही एक इजीली आपको इसका एक एग्जांपल से इसको आपको समझ में ये आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपनी ब्लड वेसल के अंदर अगर अपने ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये मान लीजिए अपनी ब्लड ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर अपना ब्लड प्रेशर के अंदर अल्ट्रेशन आता है, ठीक है। जो अपना नॉर्मल जो अपना बीपी होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg अपना ब्लड प्रेशर होता है। अगर उसके अंदर अल्ट्रेशन आता है, अगर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो अपनी ये जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल है, जो अपनी ब्लड वेसल्स की वॉल्स है, इनके अंदर बेरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो क्या करेंगे, उसको सेंस को रिसीव करेंगे। कौन से रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इसको इनपुट को रिसीव करेंगे, ठीक है। और बेरो रिसेप्टर इसको सेंस जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा है इसको रिसीव करके कहाँ पे भेजेंगे, अपने कंट्रोल सेंटर के पास इसको सेंड करेंगे, ठीक है। ये अपने कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, कंट्रोल सेंटर के पास ये इनपुट आया, किसके थ्रू, अपने सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो अपनी ब्लड वेसल के अंदर जो बेरो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने इस सेंस को एक्सेप्ट किया और कहाँ पे भेजा, अपने कंट्रोल सेंटर के पास भेजा। अब कंट्रोल सेंटर क्या 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 करेगा, इसको कंट्रोल सेंटर करेगा इन जो रेस्पॉन्स सेंड करेगा, इसको इसने इनपुट रिसीव किया कहां से, अपनी ब्लड वेसल से बेरो रिसेप्टर के थ्रू। और अब ये क्या क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा, रेस्पॉन्स भेजेगा किसको, अपने हर्ट को, अपने हर्ट को रेस्पॉन्स भेजेगा। और हर्ट क्या, आउटपुट क्या होगा इसका, हर्ट रेट डिक्रीज होगी। हर्ट रेट को क्या 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 करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई अपन ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई माइल्ड स्टिमुलस है, कोई टेम्पररी स्टिमुलस है, ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी खुद जो भी अल्ट्रेशन होता है उसको कंट्रोल कर लेती है। अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, बेरो रिसेप्टर ने सेंस को रिसीव किया और कहाँ भेजा, कंट्रोल सेंटर को इनपुट मिला, कंट्रोल सेंटर ने इनपुट का रेस्पॉन्स किया और क्या किया, हर्ट को भेजा। हर्ट की उसने क्या किया, हर्ट की जो हर्ट रेट है उसको कम किया, जिससे कि वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो कम हुआ। और अगर ब्लड का फ्लो वेसल्स के अंदर कम होगा तो जो ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर बेरो रिसेप्टर है, उनके ऊपर जो ब्लड का दबाव पड़ रहा था, जो सेंस मिल रहा था, वो दबाव कम होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम हुआ है, जो इससे ब्लड वेसल्स के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा वापस से ब्लड 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 प्रेशर, और ये सेंस यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये कौन सा हो गया अपना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फिर से ये इनपुट बेरो रिसेप्टर के थ्रू जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो अपने कंट्रोल सेंटर में जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल सेंटर इसको रेस्पॉन्स को स्टॉप कर देगा, क्योंकि वापस से बॉडी अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर मतलब वापस से रिटर्न आ जाएगी और जब अपना ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव रेस्पॉन्स हुआ कंट्रोल सेंटर के द्वारा, जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था उसको उसने डाउन करके
नॉर्मल किया, मतलब जो स्टिमुलस के रिवर्स काम किया, जो अपन ने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, जो भी ओरिजिनल स्टिमुलस है उसके रिवर्सली जो रेस्पॉन्स करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है। दूसरा अपन बात करें अपने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी इनपुट रिसीव होता है अपने कंट्रोल सेंटर को, वो उस स्टिमुलस को बढ़ाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो आइए देखते हैं, दूसरा है अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अपन ने देख लिया, अब देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, जो भी कोई अल्टरेशन अपने नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर आ रहा है उसको एनहांस करता है। तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे इट एनहांस द ओरिजिनल स्टिमुलस। इसका अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे, किसका, बेबी की डिलीवरी का, किसी भी फीटस के बर्थ का अपन एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। तो अपन देखते हैं, जब यूट्रस के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, यूट्रस के अंदर सॉरी कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, तो सर्विक्स स्ट्रेच होती है, क्योंकि जब जो डिलीवरी का वक्त होता है, जब लेबर पेन शुरू होते हैं किसी भी लेडीज के, तो अपने यूट्रस के अंदर स्ट्रेचिंग शुरू होती है, और उससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो नीचे सर्विक्स की तरफ, यूट्रस उसकी वॉल उसको कॉन्ट्रेक्शन करके धकेलती है, जिससे कि सर्विक्स के अंदर स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल। ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ओनली यूटेराइन वॉल के अंदर, तो बेबी है वो अपनी सर्विक्स की तरफ मूवमेंट करेगा और उसको उसकी बॉल्स पे स्ट्रेचिंग होगी। तो ये स्ट्रेचिंग होगी, तो जो स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व रिसेप्टर्स हैं यूटेरस, जो अपने सर्विक्स की वॉल है उसके अंदर क्या है, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे और इनपुट किसको भेजेंगे, अपने कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, इनपुट अपने कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, और वो वहां से क्या इफेक्ट शो करेगा, क्या रेस्पॉन्स शो करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या शो करेगा अपना इफेक्ट, ये जाके यूटेराइन वॉल पे जाके और यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाएगा। ठीक है, इट एनहांस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चे को और भी मजबूती से यूट्रस सर्विक्स की ओर धकेलेगा। तो स्ट्रेचिंग, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं पर, इसको आप रफली ड्राई कर लेना, वो नोट्स के अंदर इसको ड्रॉ कर लेना आप रफली। कंट्रोल सेंटर रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, अपने इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस वॉल। तो क्या देखने को मिलेगी, मोर
स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की स्ट्रेचिंग और अपने को देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, इस स्ट्रेचिंग से अपनी सर्विक्स की और होगी तो क्या होगा, जो स्ट्रेस सेंसिटिव रिसेप्टर्स है वो और इनपुट किसको भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर को। तो यही अपना पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल सेंटर ने रिलीज क्या किया, ऑक्सीटोसिन, इनपुट को रिसीव करके ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, जो क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शंस को और बढ़ाएगा। मतलब जो स्टिमुलस ओरिजिनल था, ओरिजिनल स्टिमुलस क्या था कि यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से अपनी सर्विक्स की स्ट्रेचिंग हो रही थी, और वहां से जो स्ट्रेस सेंसिटिव जो अपने रिसेप्टर्स थे उन्होंने इनपुट भेजा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो ये अपना ओरिजिनल स्टिमुलस था। और जब ये अपने कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, जिससे कि अपने यूटेराइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस और भी मजबूती से होने लगे। उससे क्या हुआ कि स्ट्रेचिंग और भी ज्यादा, बच्चा जो सर्विक्स की तरफ जाएगा, मूवमेंट करेगा, तो सर्विक्स के ऊपर स्ट्रेचिंग और भी ज्यादा बढ़ेगी, और वहां पे और ज्यादा स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा अपने कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है, टू कंट्रोल सेंटर एंड रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। क्योंकि वो उस वक्त के लिए जरूरी है कि अपने यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है लेबर पेन के दौरान। तो लेबर के दौरान वो सब होना जरूरी है। अगर वो अगर रुक जाएगा तो बेबी की डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और कंट्रोल सेंटर इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करेगा, और क्या शो करेगा इफेक्ट, अपना जो ऑक्सीटोसिन है उसको और ज्यादा सीक्रेट करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इंटरप्शन क्या होगा इसके अंदर, रिलीज ऑक्सीटोसिन, इसके अंदर इंटरप्शन क्या आएगा, इंटरप्शन व्हेन बेबी इज डिलीवर्ड। जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो अपना जो सर्विक्स है उसके ऊपर स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी बच्चे के डिलीवर होते ही। और उसके बाद में ये जो इनपुट जा रहा था अपने कंट्रोल सेंटर के पास स्ट्रेचिंग का, ये जाना बंद हो जाएगा, और कंट्रोल सेंटर ऑक्सीटोसिन रिलीज करना बंद कर देगा, जिससे कि यूट्रस के अंदर, बॉल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरप्शन कब होगा, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जनरली अगर काम नहीं करता है प्रॉपर अपने तरीके से, तो अपने को जो भी लेबर के दौरान मदर के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन अपने को लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, जो अपना ओरिजिनल स्टिमुलस आया कि जो कॉन्ट्रेक्शन हो रही थी यूटेराइन वॉल के अंदर और जो सर्विक्स के अंदर स्ट्रेचिंग हो रही थी, तो ये अपना ओरिजिनल स्टिमुलस था जो अपने कंट्रोल सेंटर के पास गया, और कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, इसको एनहांस किया। क्या इफेक्ट क्या शो किया इसने, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया और अपने यूटेराइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा दिया, जिससे कि स्ट्रेचिंग और भी ज्यादा सर्विस की बढ़ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक गया किसके पास, अपने कंट्रोल सेंटर के पास वापस, क्योंकि स्ट्रेचिंग और भी ज्यादा बढ़ गई, तो वापस से उसके पास सेंसेशन जाएंगे, अपना जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो वापस से सेंसेशन कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा, और क्या होगा, वो और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। इसके अंदर इंटरप्शन कब होगा, इंटरप्शन कब होगा, जब ये बेबी डिलीवर हो जाएगा, सर्विक्स से बेबी आगे डिलीवर हो जाएगा, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, तो ये सेंसेशन रुक जाएगा, और ये जो कंट्रोल सेंटर के पास इनपुट जा रहा है ये भी रुक जाएगा, और बॉडी की एक होमियोस्टेसिस की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज आज की क्लास के अंदर समझ में आया होगा ये सब होमियोस्टेसिस। और अगर एक्सट्रीम डिस्ट्रप्शन अपने को अगर देखने को मिलता है, अगर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बॉडी के अंदर इम्बेलेंस शो होता है, और अगर स्टिमुलस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी कोई भी इंडिविजुअल है वो उसके अंदर कोई भी तरीके की डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है, अपने को किसी तरीके की डिजीज भी उसके अंदर आ सकती है, या फिर हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। अगर एक्सट्रीम होमियोस्टेसिस के अंदर डिस्ट्रप्शन हो अगर होता है, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्या डिसऑर्डर क्या होता है, डिजीज क्या होती है, और डेथ अपन कैसे डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड है। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए एनके नर्सिंग स्टडीज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट्स के साथ में। थैंक यू।